हेलो प्यारे बच्चों, आज आपका भौतिकी का ये पहला क्लास है हिंदी मीडियम वालों के लिए। और इस क्लास में हम भौतिकी के जितने भी आपके बेसिक चीज़ें हैं वो समझेंगे। जो बच्चे कहते हैं कि हमें भौतिकी समझने में समस्या होती है, समझ नहीं आता है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं, तो अब ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो ये कहेगा कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है। एटलीस्ट इतना तो नहीं कहेगा कि सर हम फेल हो जाएंगे। तो मैं आपको इस लायक बना दूंगा और सभी के लिए मैं फ्री कंटेंट ये दे रहा हूँ। इसके लिए मैं यूट्यूब पर अपने ऐप में भी ये सारे फ्री में ही दे रहा हूँ ताकि हर बच्चा इसका लाभ ले सके। आपको समझाना चाहेंगे कि भाई बेसिक फिजिक्स यानी भौतिकी की बात करते हैं तो भौतिकी क्या है। देखिए, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम उसके अंदर जो है बिल्कुल एक प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती है ना वो पढ़ते हैं। जैसे कि आप रोशनी देखते हैं, आप प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, आप एक कह सकते हैं कि चीज़ों को क्या करते हैं कैलकुलेशन के बेस पे पढ़ते हैं। जैसे कि आप रसायन में आते हैं तो रसायन में हम अणुओं के बीच में पढ़ते हैं, पार्टिकल्स के बीच में, कणों के बीच में पढ़ते हैं। लेकिन भौतिकी में हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जैसे बल हो गया, दूरी हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ते हैं। हालांकि इसका डेफिनेशन आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा। और जब आप भौतिकी पढ़ेंगे तो बच्चों ये जो बेसिक मैथ्स है आपको ये आना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, गुना भाग, ये सारा, या छोटे छोटे सिंपल आसान तरीके के जोड़ घटाव गुना भाग आते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा दशमलव पद्धति आपका बिल्कुल संख्या पद्धति, दशमलव पद्धति आपको आना चाहिए। आपका समीकरण आना चाहिए। जैसे कि मान लो कई समीकरण होते हैं जिसमें केवल एक चर होते हैं, खाली एक्स की वैल्यू निकालिए, बाई की वैल्यू निकालिए, तो इसे हम बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। या फिर मान के चलिए दो चर होते हैं जहां एक्स बाई दो ऐसे अननोन अज्ञात चर होते हैं जिसका मान हमें निकालना होता है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती है। देखिए, जिन राशियों को माप सकते हैं, जिनको भी मापा जा सकता है, वो भौतिक राशियां कहलाती है। यहाँ साफ साफ मैंने लिखा है, जैसे कि बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं, दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं, समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं, वेग को हम लोग मीटर प्रति सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड में मापते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मापने वाली चीजें मैंने सबका एग्जाम्पल लिया, जिस चीज को मापा जा सकता है वो सारी की सारी भौतिक राशियां होंगी। उसके बाद हम इसको वर्गीकृत करेंगे दो भागों में, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको निचोड़ दें फिजिक्स को, इस ऐसा पढ़ाएं कि सर मजा आ गया, एकदम से क्लास में चीजें याद हो गई। इसलिए बेसिक अच्छे से कर लो। आप कई बार बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि जी हमें तो आता, हमें इसकी क्या जरूरत है। अगर एक बार देख लोगे तो क्या चला जाएगा, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। इसके अंदर हम सब कुछ पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम अदिश राशियों की बात करते हैं, सदिश राशियों की बात करते हैं, अदिश राशियां वैसी राशियां होती है जिसमें आपका कोई भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल उसका परिमाण होना चाहिए। परिमाण मतलब समय। अब समय हम आप कभी ऐसा सुना है आपने कि 7 बजा है पूरब की ओर, है ना, आप इधर देखो 8 बजा है पश्चिम की ओर, जी 12 बजा है उत्तर की ओर, ऐसा सुना है आपने? नहीं सुना है। यानी कि आप ऐसी राशियों की बात कर रहे हैं जिनका योग करने के लिए, जोड़ने के लिए कोई भी विशेष नियम का पालन नहीं करना पड़ रहा है। आप उसको बहुत ही आसान तरीके से जोड़ सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो वैसी राशियां हमारी अदिश राशियों के नाम से जाना जाएगा। जैसे ये 5 सेकंड और 5 सेकंड नॉर्मल आप बोलेंगे, इन दोनों का हम जब जोड़ेंगे, योग करेंगे, तो इनका हो जाएगा 10 सेकंड। दूरी की बात कर लेते हैं। दूरी में भी किसी भी दिशा की जरूरत नहीं होती, केवल परिमाण चाहिए कि जी कितना आपने दूरी तय किया है, 5 मीटर, 10 मीटर, किलोमीटर, जो भी आपका मात्रक होगा उसके हिसाब से, इत्यादि जो भी है यहाँ पर। तो ये अदिश राशियां हो गई। सिंपल परिभाषा में बता रहा हूं कि जिनको हम योग करने के लिए किसी विशेष नियम की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए आगे बात करते हैं सदिश राशियों की। सदिश राशियां वैसी राशियां होती हैं जिनको जोड़ने के लिए या घटाने के लिए विशेष नियम का पालन करना पड़ता है। अब इनमें इसलिए विशेष नियम का पालन करना पड़ता है क्योंकि इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। केवल परिमाण से काम आपका नहीं चलेगा। जैसे कि अगर मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि आपको 10 किलोमीटर चलना है, तो आपने कहा केवल 10 किलोमीटर चलना, आप किसी भी दिशा में चल गए, तो वो हो गया अदिश राशि। लेकिन आप हमसे सवाल करेंगे कि सर 10 किलोमीटर किस दिशा में जाना है, आपको पूरब में जाना है, पश्चिम में जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, कहाँ पर जाना है? तो जब आप सवाल करते हैं कि किस दिशा में जाना है, तो ये आ जाता है सदिश राशि। अब मान लगते चलते हैं कि 2-3 राशियां हैं, दो अलग अलग दिशाओं में है, एक मान लो इस दिशा में है, एक मान लो इस दिशा में है, और मैं आपको बोलूं कि इन दोनों राशियों का योग निकालिए, तो आपके सबसे पहले दिमाग में आएगा कि इनको योग कैसे निकाला जा सकता है। भाई ये इस दिशा में, ये इस दिशा में, इनको हम कैसे जोड़ेंगे? तो इसके लिए एक नियम होता है, उसको बोलते हैं सदिश का नियम। वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए, उदाहरण के लिए बल लेते हैं।
बल हमने बोला 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, जो भी है हमने बोला। अब आप कहेंगे कि हमने 5 न्यूटन लिया है, 10 न्यूटन लिया है, तो जी किस दिशा में लगाना? मैंने कहा आप ना 5 न्यूटन बल लगाओ। तो अब दूसरा बार क्या सवाल पूछोगे? पहला सवाल ये रहेगा कि सर किस दिशा में लगाना है, डायरेक्शन क्या रहेगा, है ना। इस बोर्ड में 5 न्यूटन लगाओ, तो सर इस बोर्ड में नीचे से 5 न्यूटन लगाओ, ऊपर से 5 न्यूटन लगाओ, या ऐसे 5 न्यूटन लगाओ? बताइए कैसे 5 न्यूटन लगाना है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो रही है, तो इसीलिए ये सदिश राशि में आएगा। अब यहाँ पर ये होता है सदिशों का योग का नियम होता है, जिसमें त्रिभुज का नियम हम पढ़ेंगे। त्रिभुज का नियम क्या कहता है, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी सदिश का ये 2 पार्ट होता है। एक इसका सर होता है, एक पूंछ होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे हेड और टेल होता है। अब हेड और टेल, इसको सारे का जितने भी होंगे ना, जितने भी सदिश होंगे, ऐसे ही इसको निरूपित किया जाएगा। जैसे ए है, तो ए के ऊपर हमने एक एरो तीर लगा दिया, और ये तीर बताता है कि आपका ये सदिश राशि है। ठीक, अब मान के चलते हैं ये हमारा एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ये है। किसी भी सदिश को दिशा आप नहीं बदल सकते हैं। अब ये इस दिशा में है ना, ध्यान सुनो, अगर ये इस दिशा में है ना, अब इसको बदलेंगे ना हम लोग, ऐसे करके मान लो बदलेंगे, तो 360 रोटेट कर सकते हैं। 360 360 डिग्री घुमाएंगे, वापस यही आ जाएगा। मतलब हमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि आप किसी भी सदिश को किसी भी दिशा में परिवर्तित बेवजह नहीं कर सकते। इसको हम ऐसे 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 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका दिशा बिल्कुल ही क्या होता है, फिक्स होता है एकदम से, है ना। अब यहां पर हम बी की बात करेंगे, ये भी अपना एक सदिश राशि है, इसका भी दिशा निर्धारित है एकदम से। अब ऐसे स्थिति में जब 2 सदिशों को हमें योग करना होगा, तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है? यहां पे त्रिभुज का नियम क्या कहता है? तो त्रिभुज का नियम यहां पर यह कहता है कि देखो, आप पहला वाला ले लेना सदिश, और पहले के सदिश के हेड पे दूसरे का टेल रख देना। उसके बाद क्या करना है आपको, पहले वाले के टेल और दूसरे वाले हेड को यहां पर कनेक्ट कर देना है। तो जो व्हाइट वाला आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा सदिश है जो इन दोनों सदिशों का योग है। ठीक है, इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश बोल सकते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये परिणामी सदिश हो गया है आपका, ये परिणामी सदिश हो गया है यहां पर, इन दोनों का योग करने पर यहां पर। तो ये जो परिणामी सदिश है सी, ये a प्लस बी के हो गया, बराबर हो गया। हालांकि यहां पर हम आगे आएंगे तो और भी विस्तार में पढ़ना होता है, लेकिन इतना विस्तार हम आपको लेकर नहीं जाएंगे। बस हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे जितना आपके लिए जरूरत है। चलिए, अब आपके भौतिकी में जब आप पढ़ेंगे, आपका जो अध्याय 3 है, गति के नियम है, या फिर आप कार्य और ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, या आगे के अध्यायों के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां भी एक चीज देखेंगे कि वहां पर सदिशों को घटकों के रूप में, सदिश के अवयव के रूप में तोड़ा गया है। तो ये क्या अवयव होता है उसको भी हम बताएंगे, कैसे तोड़ा जाता है। उसके अलावा फिर हम आपको और बेसिक बताएंगे कि फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वो भी आपको बताएंगे। तो आप सबसे पहले ये समझिए यहां पर सदिशों को कैसे अवयवों के रूप में तोड़ा जाता है। तो सदिश के घटक हम बोल सकते हैं, सदिशों के घटक बोल सकते हैं, अवयव बोल सकते हैं। इनको कैसे तोड़ा जाता है, तो बेसिकली ये 3 अवयव या 3 घटक होते हैं, जिसमें 2 मेन रूप से आपको पढ़ना होता है। इसके लिए ग्राफ आपको हम बताना चाहेंगे, आपने ग्राफ पढ़ा होगा। और एक चीज और बता दूं, ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप में बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना। इवन मैं टेलीग्राम चैनल पर भी इस पीडीएफ को दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ऐप में जाओगे तो ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। तो ये मान लेते हैं कि ये एक्स अक्ष हो गया यहां पे, ये आपका बाई अक्ष हो गया यहां पे, और एक और हम पढ़ते हैं यहां पर, ये जेड अक्ष हो गया। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, इसको मैं सीधा कर देता हूं। मैंने बहुत सारे सफल बैचेज हिंदी मीडियम के पढ़ाए हैं, इसीलिए मुझे अनुभव है हिंदी मीडियम का नहीं है। तो 3 अक्ष की बात करते हैं, जब हम ग्राफ की बात करते हैं, तो और ये तीनों 90 डिग्री पे होता है ना। जब आप बनाएंगे ऐसे करके, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। फिर एक और जो है ऐसे बनेगा, इस अंगूठे को देखो, तो 3 बन रहा है ना यहाँ पे, इस तरीके जिधर से भी देख लो 90-90 डिग्री बनेगा। तो क्योंकि हमारा जो ये सतह है ये समतल है, तो समतल सतह में 90 डिग्री दिखा पाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ देखिए 90 डिग्री आराम से दिखता हुआ बन रहा है। वैसे इनके बीच में भी 90 डिग्री ही बन रहा है। ठीक, तो ये 3 के बीच में कैसे हम लोग घटकों में इसको घटक निकाल सकते हैं सदिश का। जैसे एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाना चाहूंगा। मान के चलिए एक सदिश है अपना, देखिए ये अपना एक सदिश है, और मान लेते हैं कि ये सदिश एफ है। एफ लिखा और यहां पर हमने लगा दिया। अच्छा, एक जानकारी और आपको हम यहां पर दे चलते हैं ताकि आगे से आप भ्रमित ना हो।
जब आप किसी भी सदिश को लिखेंगे तो जब उसको सूचित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि अब अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर इस तरीके से, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। जब हम मान लो इस तरीके से एक सदिश इस तरह से लिखते हैं, तो ये जो सदिश है ये दोनों चीज़ें आपको बता रहा है। मतलब इसके अंदर परिमाण भी है, इतना परिमाण भी है, और इसके अंदर दिशा भी है। ये दोनों ही चीजें अभी इसके अंदर है, इसीलिए ये एक सदिश है। क्या है? ये एक सदिश है। लेकिन जब किसी सदिश को केवल और केवल परिमाण के रूप में आपको सूचित करना होगा या लिखना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? मोड लगाएंगे। मोड आपने पढ़ा होगा बचपन में कि मोड एक ऐसा फलन होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर अगर आप नेगेटिव चीज देंगे तब भी वो पॉजिटिव ही बाहर निकाल के देगा। जैसे -5 भी मोड में लिखेंगे तो 5 देगा यहाँ पे। तो केवल अगर मान लो हमें परिमाण दिखाना हो, दिशा ना दिखाना हो, तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मोड लगाएंगे इस तरीके से, और इसके बीच में इस सदिश को लिख देंगे। अब देखिए जैसे ही हमने ये मोड लगा दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या नॉर्मल इसको ए नॉर्मल लिख देंगे, ना कोई तीर कुछ भी नहीं देंगे यहाँ पर, ना कोई मोड देंगे, तब भी ये भी यही समझा जाएगा। अब इस स्थिति में इसके पास केवल परिमाण है। क्या है इसके पास? केवल परिमाण इसके पास है। इसीलिए ये कैसा, अब हम इसको किस तरह की राशि में लेके आना चाहेंगे, तो इसको हम अदिश कह सकते हैं। अब ये देखिए अदिश बन गया, यहाँ सदिश, अब ये अदिश बन गया यहाँ पर। तो इस बात को आपको समझना होगा कि आगे से जब भी हमें सदिशों के परिमाण की केवल जरूरत होगी, तो हम केवल और केवल क्या करेंगे? इस सदिश में एक मोड लगा देंगे। लेकिन मोड हम तब लगाएंगे जब इसके ऊपर तीर लगा होगा, क्योंकि तीर जब तक लगा होता है तब तक ये समझ में आता है कि ये एक सदिश है। तीर नहीं लगेगा तो, अब कोई पुलिस वाला है, वर्दी पहनेगा तभी तो पता चलेगा पुलिस वाला है, वर्दी नहीं तो कहां से पता चलेगा पुलिस वाला है। और अगर नॉर्मल कुछ नहीं, नॉर्मल लिख दो, यहाँ पर ए लिख दो, बी लिख दो, समथिंग, तो कोई तीर ही नहीं है, ना कोई मोड की जरूरत फिर नहीं है। मोड तब लगाएंगे जब वहां तीर लिखा रहेगा, मतलब ये सदिश का काम होगा यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम आपको लेके आ रहे थे कि ये मान के चलिए अपना एक सदिश है, और इस सदिश को हमें इसे 3 घटकों में क्या करना है? 3 घटकों में दिखाना है, सूचित करना है। तो कैसे 3 घटकों में इसको हम लोग दिखाएंगे? तो इसको सिंपल तरीके से समझिए, मैं आपको एक बता रहा हूं। यहां पर हम क्या करेंगे? ग्राफ बना देंगे कुछ इस तरीके का, ऐसा देखिए, यहीं पर ग्राफ बना देंगे, जहां पर ये x हो गया, जहां पर ये y हो गया, और एक जेड भी हम दिखा सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहां पर 2 ही दिखा देता हूं, 3 भी दिखा सकते हो दिखाने के तो, बट मैं 2 ही दिखा देता हूं यहां पे। जिसमें से देखिए एक जो यहां पर जाएगा, एक इधर का जो जाएगा, मैं यहां पर ये ले लेता हूं कलर, इधर का जाएगा यहां पर, देखिए इस तरीके से इसके लाइन के बराबर ऐसा। ये जो जाएगा यहां पे, ये आपका जाएगा f/y। ये एक ऐसा अवयव है, ये एक ऐसा घटक है जो बाई अक्ष के समानांतर है, बाई अक्ष के ऊपर है, और एक नीचे इसका होगा। ठीक है, अभी चीजें बहुत सारी अटपटी लग रही होगी, धीरे धीरे चटपटा लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भौतिक है तो मैं इसको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि चीजें अपने आप आसान हो जाए आपके लिए। और नीचे देखिए ये वाला एक अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ये हो गया आपका f(x) में लिख देता हूं यहां पर। ये ऊपर वाला f/y हो गया, नीचे वाला f(x) हो गया। ध्यान समझिए यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। तो अब जो हमने यहाँ पर f/y लिखा है या जो हमने f(x) लिखा है, ये अभी कैसा है? इसका घटक तो है, लेकिन ये भी एक सदिश के रूप में ही है। ये भी एक सदिश के रूप में है, यहाँ पे ये भी एक सदिश के रूप में है। अगर आप इन दोनों को योग निकालेंगे त्रिभुज के नियम से, तो वापस यही निकलेगा। मैं निकाल के आपको दिखा देना चाहता हूं। देखिए ये मान के चलिए, ये हमने लिया f(x), ठीक है। अब इसके हेड पे इस f/y को उठा के मैं रख देता हूं। देखो कोऑपरेट करना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि 1-2 बार में पढ़ते पढ़ते ही समझ में आएगा। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों को ऐसे करके ऐड करूंगा। तो बोलो ये मुझे मिला कि नहीं मिला? f(x) प्लस f/y। बोलो हमें f मिला कि नहीं मिला? यहाँ पे मिला नहीं, रिजल्टेंट ये वाला। तो मैं वही आपको दिखा रहा हूं कि इन दोनों का जब हम योग निकालेंगे तो हमें ये वाला यहां पर मिलेगा। अच्छा, तो जब कंपोनेंट के अंदर जब हम बोलते हैं कि ये सदिश का घटक है ना, ये सदिश के घटकों में आ रहा है, सदिश का घटक है, f(x) के हो गया, f/y हो गया, इसकी जब हम लोग निकालेंगे इसका परिमाण क्या होगा? अगर परिमाण की बात की जाए कि परिमाण कैसे हम लोग निकालते हैं, बाकी चीजें निकालते हैं, तो अब हम यहाँ पर इसके कोण की बात करेंगे।
कोण कैसे निकाला जाता है? तो कोण देखा जाता है कि ये जो सदिश है ये एक अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है। जैसे मान के चलो यहाँ पर मैं एक कोण ले लेता हूँ और यहाँ मैं ले लेता हूँ कि हमारा एक यहाँ एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, थीटा यहाँ पर बन रहा है। समझ रहे हो क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है यहाँ पर। ओके, तो अगर हमारा ये थीटा बन रहा है तो इसकी वैल्यू, इसका जो परिमाण है वो कैसे निकालेंगे? जिसका परिमाण इधर हो जाएगा इस वाले का एफ कॉस थीटा, ये लिखेंगे एफ कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा। ये हम इसका परिमाण निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स का और एफ वाई का परिमाण निकाल रहे हैं, यानी कि ये जो एफ एक्स है अपना, इसका परिमाण हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और जो एफ वाई है इसका जो परिमाण हो जाएगा ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा जिससे कि चीजें और आसान हो जाएगी आपके लिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो एंगल आपका बनेगा एक्स के साथ में वो थीटा लेना, वो कॉस थीटा लेना बेसिकली। देखो कॉस थीटा हम वहां पे लेंगे जिसके साथ एंगल बन रहा है। एंगल किसके साथ बन रहा है? इस वाले लाइन के साथ बन रहा है, तो जिसके साथ लाइन पे बनेगा वो हम लोग कॉस थीटा लेंगे, और इसका जो बगल वाला होगा, जो इसका लंबवत होगा, उसको हम लोग साइन थीटा लेंगे। बाकी पाइथागोरस का थ्योरम तो आपने पढ़ा ही होगा, पाइथागोरस का थ्योरम ध्यान नहीं होगा आपको, जिसके पाइथागोरस का थ्योरम मैं आपको यहां पर बता दूं। पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? तो जी पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हमारा इस तरीके से 90 डिग्री एक त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है जिसमें 90 डिग्री होता है, ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है। इसके अंदर हमने पढ़ा है कि ये जो है अपना क्या होता है? देखिए यहां अगर थीटा, यहां अगर कोण लेते हैं तो ये अपना लंब होता है, ये अपना आधार होता है, पढ़ा है ना आपने, और ये अपना कर्ण होता है, जिसमें आपने पढ़ा है कि आपका जो कर्ण होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आपने पढ़ा है लंब का स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा यहाँ पर। और बाकी आपको साइन थीटा कॉस थीटा इसके बारे में जानकारी होगी, नहीं होगी तो नॉर्मल से बहुत सारे वीडियो जो उसको आप देख लेना, कि जो त्रिकोणमिति होता है 10वीं क्लास तो पढ़ के आए हो ना, तो वहाँ तो पढ़ा ही होगा आपने, और ये सब भी आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसी के हिसाब से तो चल रहा है ये, देखो ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे इसी के साथ चल रहा है। देखो अगर आप ये आधार ले लो, ये लंब ले लो, तो क्या इन दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या आपका कर्ण नहीं मिलेगा? क्या ये नहीं मिलेगा? यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से मिलेगा। तो वही यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे से हम ऐसे ही लिखा करेंगे। तो अब दिमाग में सेट कर लेना है। हालांकि 3 घटकों के रूप में दे सकते हैं इसको, एफ जेड भी हम दे सकते थे, अगर मान लो कि यहाँ पे देते तो एक एफ जेड भी निकलता जिसमें हम और कुछ लिख सकते थे, बट 2 ही काफ़ी आपके लिए, एक एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। तो जब आप बनाओगे ना एफ बी डी, यानी फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, किसी भी मतलब डायग्राम का कैसे उसको अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग बलों में दिखा सकते हैं, वो आपके अध्याय 3 में बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो ये बहुत ही हेल्प करेगा। अगर इतना क्लियर हो गया हो आपको तो मैं अगले पार्ट में आपको लेके आना चाहूँगा, और यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बिल्कुल और बेसिक से लेके आते हैं कि भौतिकी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपके लिए बिल्कुल नया होता है, मतलब जिसमें लगता है कि यार इसे गणित भी मिल गया, ये तो मैथ भी आ गया है, और वो होता है फलन। फलन मतलब फंक्शन। फंक्शन बेसिकली क्या होता है? देखिए जब हम फंक्शन की बात करते हैं, जब हम फलन की बात करते हैं, तो फलन आपसे कहता है कि भाई बहुत ही सिंपल है। फंक्शन का मतलब वो नहीं घर पे जो काम हो रहा है, शादी पार्टी, वो उस तरह का फंक्शन नहीं है। फंक्शन मतलब जैसे जूस का मशीन लो, हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ। अब एक जूस के मशीन एक फंक्शन है जिसके अंदर अगर आप फ्रूट डालोगे तो आपको जूस निकलेगा, समझ रहे हो? तो जैसे मान के चलिए एक जूस का मशीन है, ये एक जूस का मशीन है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर आप यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, ये जूस का मशीन है, अब इसके अंदर अगर फ्रूट डालोगे तो क्या निकलेगा? जूस निकलेगा। हाँ जी सर, ये तो पता है। अगर इसके अंदर आप फल डालोगे तो इधर से मान लो कुछ डिजाइन बना हुआ है, मान लेते हैं ये डिजाइन यहाँ से बना हुआ है कुछ इस तरीके का, और यहाँ बर्तन रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा?
जूस निकलेगा। हाँ ये भी बात सही है, यहाँ क्या निकलेगा, जूस निकलेगा। अब आप एक संतरा डालोगे तो उसी हिसाब से जूस निकलेगा, दो संतरा डालोगे तो और ज्यादा जूस निकलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा फलन है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक पार्टिकुलर काम हो रहा है। तो वैसे ही गणित के अंदर, गणित में या भौतिकी के गणित में, वहाँ भी अलग अलग फंक्शन होते हैं, फलन होते हैं जिनका एक स्पेशल काम होता है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। लेकिन सारे फलन में एक चीज जो कॉमन होता है वो ये होता है कि यहां पर ये इसका इनपुट होता है, ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। मतलब यहां पर आप कुछ दे रहे हैं तभी आपका बाहर कुछ निकल रहा है, यहां पर समझ रहे हो? ठीक है, तो जब हम इनपुट या आउटपुट की यहां पर बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा। पहले तो इसको देखते हैं कि इसको कैसे सूचित किया जाता है। तो इसको हम लिखते हैं एफ और ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स। तो ये कुछ भी तरह का फंक्शन हो सकता है, ये कुछ भी फलन हो सकता है, समथिंग समथिंग कुछ भी आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन ये सूचित करने का तरीका होता है। अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये जो एक्स होता है अपना, इसको चलिए मैं और क्लियर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिख देता हूँ। आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो बाई इज इक्वल टू एफ एक्स जब मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो है अपना और ये अपना, यहाँ पर इन दो चीज़ों की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये दो जो हम देखते हैं, दो चर यहाँ दिख रहा है, एक्स और बाई दिख रहा है। अब एक्स आपका है इनपुट, ये क्या है आपका इनपुट है, और ये क्या है आपका आउटपुट है। हालांकि इनपुट और आउटपुट का बहुत ही शुद्ध हिंदी होता है लेकिन वो बिल्कुल अजीब लगेगा आपको। तो अब ये जो इनपुट है आपका वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र राशि होता है। स्वतंत्र राशि का मतलब क्या है, तो स्वतंत्र राशि का मतलब है कि अब हम अपनी मर्जी से फल डाल सकते हैं। अब हमें 10 संतरे डालने हैं या 15 संतरे डालने हैं, ये हम डिसीजन लेंगे ना, इसका निर्णय हम लेंगे यहाँ पे, तो ये स्वतंत्र है। लेकिन जो आपका आउटपुट होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो आपके इनपुट पर निर्भर करता है। इसीलिए ये आपका आश्रित चर हो गया। आश्रित राशि, आई थिंक चर बोलना ज्यादा होगा राशि की जगह पे, यहाँ पे चर बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे मान लो कि एग्जांपल हम उदाहरण लेते हैं, मान लो हमने लिखा बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ठीक, एक्स प्लस टू लिखा, या इसको और आसान तरीके समझाते हैं, बाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स मतलब एक्स के टर्म में कोई फंक्शन है, ऐसा बोला जा रहा है। कि देखिए जैसे मैंने लिखा एक्स प्लस टू, यानी इनडायरेक्टली मैंने बोला बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, यहां पर बोला। अब यहां पर हमें यह समझना होगा कि ये एफ गुणा एक्स नहीं होता है, ये बताता है कि ये जो फलन है जब इसको हम लिखेंगे तो इसमें जो चर होगा, एक चर होता है एक अचर होता है। चर वो जिसकी वैल्यू, जिसका मान हम बदल सकते हैं, और अचर वो होता है जो बिल्कुल ही फिक्स होता है, बिल्कुल मतलब आप बदल नहीं सकते। देखिए ये अचर है, ये आपका चर है, तो जो आपका समीकरण बनेगा वो इन्हीं चरों के संयोजन से बनेगा। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हमने लिखा बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लिखा, यहाँ पर जब हमने लिखा बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो अब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू को हम बदलते जाएंगे, एक्स के मान में बदलाव लाते जाएंगे, बाई आता जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा मान लो, एक और यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं ये एक्स और ये लिखते हैं बाई। अब अगर x का मान हम लोग 1 लेते हैं तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो 1 और 2 3, तो बाई का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 1 का मान हम लोग 2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 1 का मान यहाँ पर 3 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो बाई का मान आ रहा है वो किस पे आ रहा है, x की वजह से यहाँ पे आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग ये कहेंगे कि जो अपना बाई है वो आश्रित है और एक्स जो है वो स्वतंत्र है, और ये लिखने का तरीका है। तो बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं समझ में आता होगा कि एफ एक्स ऐसा क्यों लिखा जाता है। तो ये भी हमने आपको क्लियर कर दिया, समझा दिया फलन क्या होता है यहाँ पे। अब भौतिकी में एक और चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना है, और वो होता है परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है, तो परिवर्तन का मतलब सर बदलाव, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, परिवर्तन का मतलब बदलाव होता है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा परिवर्तन, तो परिवर्तन को इंग्लिश में चेंज कहते हैं। चेंज क्या होता है, चेंज जो होता है वो आपका अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है।
हमेशा ध्यान रखिएगा, अंतिम और माइनस प्रारंभिक, ये आपको ध्यान रखना है। फाइनल माइनस इनिशियल, यही आपका चेंज होता है। और चेंज को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, तो डेल्टा से सूचित करते हैं। ये इसका एक आप कह सकते हैं कि सिंबल होता है, जिसको हम लोग इस तरीके से इसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं इसको। एक ट्रायंगल टाइप का बनाते हैं, इसको डेल्टा कहते हैं। तो आगे से हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे मान लो कि उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, उदाहरण के लिए मैंने आपको लिखा डेल्टा एफ। तो डेल्टा एफ मतलब क्या हो गया, ये एफ हम निकालेंगे अंतिम वाला और एफ हम निकालेंगे प्रारंभिक वाला, जो इसका होगा। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि सुबह आपके पास 10 रुपया है और शाम में आपके पास 100 रुपया हो गया, तो आपके पैसों में कितना परिवर्तन हुआ है? तो अंतिम कितना है? 100 और प्रारंभिक कितना है? 10। तो आप क्या करेंगे, 100 माइनस 10 करेंगे और आप कहेंगे कि 90 रुपया आया है ना। तो जो 90 रुपया आया है वो धनात्मक राशि है, यानी कि +90 है, जो ये बता रहा है कि हमें लाभ हुआ है कि सुबह 10 रुपया था, शाम को 100 रुपया हो गया। अब अगर हम आपसे कहें कि सुबह आपके पास जो है वो मान के चलिए 100 रुपया था और शाम में 10 रुपया हो गया है, तो अब आपके पैसों में कितना परिवर्तन हुआ है? तो अब आप 100 माइनस 10 नहीं करेंगे, बल्कि आप 10 माइनस 100 करेंगे, जिसका मान आएगा -90। और माइनस ये बता रहा है कि आपका क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो यहाँ पर जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली अब हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि एक तो लाभ होता है, एक हानि होता है यहाँ पे, ठीक है। तो लाभ वाले केस में आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो नॉर्मल हम लोग इसको करते हैं, जैसे सदिश और अदिश की बात करते हैं ना, यहाँ पे सदिशों की बात करते हैं, अदिशों की बात करते हैं, सब चीज़ बात करते हैं। यहाँ पर जो भी बात करते हैं तो परिवर्तन की दर की बात करेंगे, लेकिन परिवर्तन समझिए यहाँ पे। तो उससे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर आपका लाभ होता है तो लाभ किस स्थिति में होगा, जब आपका धनात्मक होगा। और हानि किस स्थिति में आपका होगा, जब आपका ऋणात्मक होगा, यानी कि नेगेटिव होगा यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे। तो एग्जाम्पल भी मैंने आपको देकर दिखा दिया कि लाभ और हानि किस केस में यहाँ पर हो सकता है। अब एक अगला शब्द जो हमारे सामने आता है वो आता है परिवर्तन की दर। और ये न्यूटन के सेकंड नियम हो, है ना, या फिर आप बाकी जगह भी पढ़ते हैं, वहाँ भी ये बार बार भौतिकी में रिपीट करता है। तो परिवर्तन के दर को समझते हैं। परिवर्तन के दर, परिवर्तन का दर, के दर, चलिए के दर या का दर, जो भी परिवर्तन का दर। तो परिवर्तन तो हम समझ चुके हैं, इसको इंग्लिश में रेट ऑफ चेंज कहते हैं। दर मतलब रेट होता है, इसको इंग्लिश में रेट कहते हैं। अब किसी चीज़ का रेट हम कैसे निकालते हैं? मार्केट में गए और मार्केट में जाने के बाद एक चावल का थैला रखा हुआ है 10 किलो का, आपने पूछा कितने का है, तो उसने कहा कि 800 रुपये का है। तो अब 800 रुपये चावल का रेट है क्या? नहीं, उसका हम 1 केजी का निकालेंगे। तो 1 केजी कैसे निकालेंगे? 800 में 10 से हम लोग भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 80 रुपया, मतलब 80 रुपये किलो हमारा चावल है यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग रेट निकालते हैं। मतलब जहाँ भी आप रेट निकालेंगे, एक चीज़ ध्यान से देखेंगे कि डिवीजन जरूर होगा, भाग जरूर होगा। जब भी आप निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे भाग जरूर होगा। ये आप एक कॉमन चीज़ देखेंगे जब रेट निकालेंगे, भाग निकालेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि हमने यहाँ जो आपको बैक में बताया था, ये डेल्टा आपको बताया था। यहाँ पे डेल्टा मतलब क्या होता है? एक बदलाव होता है, एक परिवर्तन होता है, जिसमें अंतिम माइनस प्रारंभिक की बात की जाती है यहाँ पे। अब जब हम यहाँ पे बात करेंगे परिवर्तन के बारे में, परिवर्तन की दर के बारे में बात करेंगे, किसी भी परिवर्तन की दर के बारे में बात करेंगे, दो तरीके के पढ़ना होता है हमें। एक औसत परिवर्तन का दर होता है, एक तत्क्षणिक परिवर्तन का दर होता है। तो दो होता है, इसको हम आपको बता देते हैं। एक औसत परिवर्तन का दर और एक तत्क्षणिक। परिवर्तन का दर, और इन दोनों को कैसे निरूपित किया जाता है वो भी हम आपको समझाएंगे यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे औसत के लिए,
इसके लिए जो औसत के परिवर्तन का हम लोग लेंगे सिंबल, वो कुछ इस तरह लेंगे, डेल्टा वाला लेंगे। लेकिन अगर हम तत्क्षणिक के परिवर्तन के लिए डी लेंगे यहाँ पे, अब डी जो होता है वो बहुत ही छोटा परिवर्तन के लिए दिखाया जाता है। जैसे कि अब आपको एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे मान लो कोई टाइम हो रहा है, वो टाइम मान के चलिए ऐसा हो रहा है कि ऐसे समझते हैं, तत्क्षणिक के बताते हैं यहाँ पर। डी जो होता है वो बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, बहुत ही छोटा परिवर्तन होता है ये। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आप ये मान के चलिए कि एक ए है, ये लिखा है 1.12 ऐसे लिखा है मान लो, और बी है वो लिखा है 1.00 कुछ इस तरह से लिखा है। तो अगर हम यहाँ पर a माइनस बी निकालेंगे यहाँ पे, या b माइनस ए निकालेंगे, जो भी आप मान लो a माइनस बी ही निकालते हैं, तो ये 1.12 माइनस 1.00, ये आ गया 0.12। तो जब बहुत छोटा, बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन निकालते हैं तो हम यहाँ डी वर्ड यूज करते हैं। और अगर हम अच्छा खासा परिवर्तन होता है जिसमें कि हम मेजर यानी माप सकते हैं, तो इसके लिए डेल्टा हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो लिखने का तरीका यहाँ पर और मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे इसको हम लोग लिखते हैं, कैसे इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे डेल्टा एफ और मान लो डेल्टा टी लिख देते हैं। जनरली आपके नीचे टी ही यहाँ लिखा जाएगा यहाँ पे। इसको कैसे पढ़ेंगे उसको देखिए, पढ़ने का तरीका समझिएगा कि कैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा एफ है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एफ में परिवर्तन, एफ में परिवर्तन। यहीं पर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, और मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन से बचना बहुत ज़रूरी है। एफ में परिवर्तन, डेल्टा टी आपको क्या बोल रहा है ना, टी में परिवर्तन। क्या बोल रहा है, टी में परिवर्तन यहाँ पर बोल रहा है। लेकिन जब ओवरऑल हम बात करेंगे यहाँ पर, तो कैसे बात करेंगे, ओवरऑल अगर बात करेंगे, पूरे की बात करेंगे, तो पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम लोग ऐसा बोलेंगे, जैसे ये हो गया एफ में परिवर्तन, ये टी में परिवर्तन हो गया, तो इसको बोलेंगे एफ में परिवर्तन की दर। एफ में टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो अब इसको जनरली होता क्या है कि औसत परिवर्तन लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। औसत परिवर्तन की दर, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। जब हम इसको पूरा लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे डेल्टा एफ हो गया यहाँ पे, तो एफ में परिवर्तन, डेल्टा टी हो गया, टी में परिवर्तन। बट ओवरऑल बोलेंगे तो एफ में टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष क्यों, क्योंकि हम टी के अकॉर्डिंग ही डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, हर में यहाँ पर मिल रहा है। और सेम अगर हमें तत्क्षणिक में जाना होगा ना, इंस्टेंट की बात करेंगे, एक तत्क्षण की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला यही सेम चीज आपका हो जाएगा ऐसा, ये आपका हो जाएगा डी एफ बाई डी टी, डी एफ बाई डी टी। इस चीज को समझिए यहाँ पे। तो जब हम डी एफ बोल रहे हैं मतलब सेम है, जो काम डेल्टा कर रहा है वही काम डी कर रहा है। डेल्टा क्या बता रहा है कि आपका यहाँ पर परिवर्तन है, जिसमें अंतिम और माइनस प्रारंभिक की बात कर रहे हैं। डी भी वही सेम चीज बोल रहा है, लेकिन ये बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन की बात कर रहा है, बहुत ही छोटे परिवर्तन की यहाँ पर बात कर रहा है यहाँ पे। तो जब हम डी एफ की बात करेंगे यहाँ पे और इसकी बात करेंगे, मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूं, जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा था एफ में परिवर्तन, तो ये भी क्या बताएगा, ये भी बता रहा एफ में सूक्ष्म परिवर्तन, एफ में सूक्ष्म परिवर्तन या बहुत छोटा परिवर्तन लिख सकते हैं। एफ में सूक्ष्म लिख लो या बहुत छोटा लिख लो, चलो आपके आसान भाषा के लिए बहुत छोटा लिख लेते हैं, बहुत छोटा परिवर्तन। और ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा आपका टी में बहुत छोटा परिवर्तन, बहुत छोटा, टी में
बहुत छोटा परिवर्तन यहाँ पर बोलेगा। और अगर हम ओवरऑल यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पे, तो ओवरऑल हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। पूरे को हम क्या बोलेंगे, तो पूरे को हम बोलेंगे जैसे हमने बोला था एफ में टी के सापेक्ष औसत परिवर्तन की दर, तो यहां पर हम बोलेंगे यहां पर एफ में टी के सापेक्ष, एफ में टी के सापेक्ष तत्क्षणिक परिवर्तन की दर। और एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि अगर कुछ ना कहा जाए, मतलब ऐसा है कि हम लोग कुछ वर्ड कुछ ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, केवल हम लिखते हैं एफ में टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर बोलते हैं, तो ऐसे स्थिति में आपका तत्क्षणिक ही माना जाएगा। अगर हम डायरेक्ट बोलेंगे तो कुछ ना कहें तो हम ये कहेंगे, हाँ कुछ ना बोला जाए तो ये हम बोल सकते हैं एफ में टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर। एफ में टी के सापेक्ष परिवर्तन की दर बोलेंगे। देखिए यहां पर हमने तत्क्षणिक वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन औसत वाले में ये लिखना बहुत जरूरी है कि औसत एक पल के लिए डायरेक्ट जब लिखा जाएगा कि एफ में टी के पास सापेक्ष परिवर्तन की दर बताइए, तो डायरेक्टली हम इसी पर लेके आएंगे, तत्क्षणिक परिवर्तन की दर लेके आएंगे। लेकिन अगर हमें औसत का लिखना होगा तो औसत लिखना अनिवार्य है, ये जरूरी है। ये आपका परिवर्तन की दर पूरा क्लियर हो गया आप लोगों का, ये समझ में आ गया कि कैसे परिवर्तन की दर लिखा जाता है। इसमें आपको और भी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं जिसमें आप कैसे फॉर्मूला लिखते हैं, वो भी हम आपको समझा देते हैं यहाँ पे। तो ये लेके आइए, जैसे कि मान के चलो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे। जटिल चीजें हैं लेकिन हाँ प्रयास करके अच्छा बनाया जा सकता है। मान लो हमने लिखा यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे न्यूटन का सेकंड लिया, उदाहरण दे रहा हूं मैं, उदाहरण दे रहा हूं न्यूटन का, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। अब न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि जो बल होता है, जो बल होता है अपना, वो पी मोमेंटम यानी कि संवेग होता है, और ये टी यानी जो बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो अभी हम लोग औसत परिवर्तन लिख रहे हैं, या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dp बाई dt, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, यहां पर हम बोलेंगे संवेग में परिवर्तन की औसत दर। तो नॉर्मली संवेग में परिवर्तन की दर बोल देता हूं मैं, चाहे वो औसत हो चाहे कोई भी हो, दोनों के लिए ही ये काम करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है। तो देखिए किस तरीके से शब्दों का जो चयन है, जो शब्दों का इस्तेमाल है, वो आपके आगे के अध्यायों में किया जाएगा। या कुछ और उदाहरण मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा, कुछ और उदाहरण दिखाना चाहूँगा। मान लो एक उदाहरण और देते हैं, जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन दर कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू dv बाई डी टी तरीके से लिखेंगे। तो देखिए हमने लिखा a इज इक्वल टू dv बाई डी टी लिखा है यहाँ पे, जहाँ ये भी आप लिख सकते हो, वेक्टर भी दिखा सकते हो कि ऐसे हम लोग ले रहे हैं परिवर्तन की दर का। इतना क्लियर हो गया आपको कि ऐसे परिवर्तन दर निकाला जाता है, ये चीज़ें की जाती है यहाँ पे, है ना। अब आगे हम लोग इसको सही तरीके से कर पाएंगे। आई थिंक ये बड़ा जा रहा है, लेकिन आप अच्छा इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे आपको लेके आते हैं यहाँ पे। चलो जी आगे बात करते हैं यहाँ पे, और आगे हम आपको अब और बेसिक में लेके आते हैं। और वो बेसिक लेके आएंगे सबसे पहले कि विराम का मतलब क्या होता है। बहुत बेसिक बता रहा हूँ कि विराम का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में रेस्ट कहते हैं। देखिए जब हम विराम की बात करते हैं, इसका मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि हम किसी भी वस्तु को एक तो समय के सापेक्ष और दूसरा किसी स्थित वस्तु के सापेक्ष हम कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहे हैं। उसका जो आप कह सकते हैं, उसका जो
स्थिति है उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रही है। तो अब ऐसे मान के चलते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एक स्थिर ऑब्जेक्ट, स्थिर वस्तु है। जैसे एक टावर ले लेते हैं, जैसे मान लो ये एक टावर ले लिया, ये एक मान लो टावर लगा हुआ है, इस तरह से एक टावर लगा हुआ है, ये क्या है, एक टावर है। ये टावर क्या है, एक स्थिर वस्तु है। कैसी वस्तु है, स्थिर वस्तु है। अब मैं कहूं कि मैं खुद, या मान लो मैं खुद यहां पर खड़ा हूं, मैं खुद यहां पर खड़ा हूं और ये ग्राउंड है, मान लो तरीके से मैं यहां पर खुद खड़ा हूं, और मैंने एक बात आपसे कही कि जी मेरी जो स्थिति है वो ये है, मान लो ये पॉइंट ए है, मेरी एक स्थिति है। समय निकलता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मेरी जो अभी भी स्थिति है, इससे मान लो इससे मैं 10 मीटर की दूरी पर हूं, इससे मैं 10 मीटर की दूरी पर हूं, अभी भी वही स्थिति है। 5 सेकंड बाद भी वही स्थिति है, 15 सेकंड बाद भी वही स्थिति है, 1 घंटे बाद भी वही स्थिति है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेरे स्थिति में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला है समय के साथ, किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष में। तो मैं कहूँगा कि मैं किस स्थिति में हूँ, मैं विराम की अवस्था में हूँ, विरामावस्था में हूँ, मतलब मैं विराम में हूँ। ये आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। तो हम ये कहते हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति, जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष नहीं बदलती है, तो हम कहते हैं कि वो वस्तु विराम में है। अब इसको क्या लिखूं, ये तो डेफिनेशन पूछेगा नहीं आपसे, मैंने केवल बोल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम ये बोलेंगे स्थिर वस्तु के सापेक्ष। अब वो स्थिर वस्तु कुछ भी हो सकता है, आप कोई घर हो सकता है, कोई मकान हो सकता है, कोई टावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष में हम कहते हैं कि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है हमें। तो हम कहते हैं जी ये विराम में। क्लियर हो गया आपको ये चीजें? आगे बढ़े। लेकिन जब हम गति की बात करेंगे तो गति में बहुत ही एक आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं कि जब मैं बोलूंगा गति, गति का मतलब मोशन, तो जी गति में ये बोलेगा यहाँ पे कि हमारा गति है, मतलब अब जो हमारा वस्तु है, जो भी है, मतलब हम भी वस्तु में आ जाएंगे भौतिकी में, तो जो हमारा वस्तु है वो समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष में इसकी जो स्थिति होगी उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवर्तन देखने को क्या मिलेगा, अब अगर ये ए से यहाँ पर ये बी पे आ जाता है, मान लो मैं चल के यहाँ से यहाँ तक आ जाता हूँ, मान लो चल के यहाँ से यहाँ आ जाता हूँ, ये जो बिंदु है ये बिंदु बी है यहाँ पे, तो ये जो मैंने मूवमेंट किया तो मैं कहूँगा मैं गति में आ गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरी स्थिति में परिवर्तन आ गया। यहाँ पे पहले मैं बिंदु ए पर था, अब मैं बिंदु बी पे आ गया। तो अब देखो, अब जो मेरी दूरी यहाँ से यहाँ रह गई है, मान लेते हैं वो केवल 5 मीटर रह गई है, तो 5 मीटर में चल के आया ना, इसका मतलब मैं किस में हूँ, गति में हूँ। तो सिंपल इसी को उल्टा कर देंगे, समय के सापेक्ष स्थिर वस्तु के सापेक्ष, देखिए के सापेक्ष मतलब हम इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, और के साथ मतलब समय भी चलता जा रहा है। तो जब स्थिति में परिवर्तन होगा तो वो गति में हो जाएगा। और जब कोई वस्तु गति में होती है तो उसमें फिर बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है, जैसे उसकी प्रारंभिक स्थिति, उसकी अंतिम स्थिति, वो कितना दूरी तय करके गया है, कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहा है, और इन सभी शब्दों के लिए अलग अलग आपके राशियों का इस्तेमाल किया जाता है, भौतिक राशियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपका दूरी हो गया, आपका विस्थापन हो गया, आपका वेग हो गया, आपका चाल हो गया, आपका त्वरण हो गया, और फिर इन सब पे ग्राफ होता है, ग्राफ भी देखना होता है। हालांकि ग्राफ का डिटेल नहीं है, बट थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। और फिर इन पे पढ़ना होता है, इनके आपके जो स्टार्टिंग होता है ना गति के समीकरण, वो 3 समीकरण पढ़ने होते हैं कि अगर मान लो हमें दूरी दे दिया है, हमें वेग दे दिया है, त्वरण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, समय निकालना है तो कैसे निकालेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए आपके भौतिकी में 3 फॉर्मूला है जो मैं आपको यहाँ आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा, और उन्हीं से आपके पूरा का पूरा भौतिकी में सारे गति के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उसी पे काम करेंगे यहाँ पर। तो बेसिकली गति के बारे में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे चल के आया, मजा आ रहा है पढ़ने में? ठीक है। बोले सर ये डिजाइन बदल गया, कोई बात नहीं। अब मान लेते हैं कि ये जो स्थिति है इसकी,
इस स्थिति की हम बात कर लेते हैं। ये कैसी स्थिति है? प्रारंभिक स्थिति है। ये है प्रारंभिक स्थिति। और ये कैसी स्थिति है? ये है अंतिम स्थिति। ये प्रारंभिक है और ये कैसा है? ये अंतिम है। तो भाई प्रारंभिक और अंतिम में बदलाव तो आ गया, मतलब गति में ये आ चुका है। अच्छी बात है। अब एक चीज और हम देखते हैं कि जब ये यहां से यहां तक आया है तो नो डाउट यहां से यहां आने में कुछ दूरी भी तय किया होगा इसने, है नहीं? अच्छा, इसको समय भी यहां पर लगा होगा ना, समय भी लगा होगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजों के लिए हम अलग अलग मात्रकों का यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, मात्रकों की मदद से इसको लिखते हैं इसको यहाँ पर। हालांकि जो 7 बेसिक्स होते हैं वो तो आपको पता ही होगा, हालांकि उसका कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, पर ठीक है। जैसे समय को सेकंड में, दूरी को मीटर में, जितना रिक्वायर्ड है उतना मैंने आपको यहाँ पर समझाया और बताया है। तो अगले पेज में आइए आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हैं। और सबसे पहले आपको लेके आते हैं यहाँ पे जो स्टार्टिंग होता है वो दूरी, जिसको तय की गई दूरी भी कहते हैं, दूरी भी बोलते हैं या तय की गई दूरी भी इसको बोलते हैं, सिंपल जैसे आप बोल लीजिए। सबसे पहला यहाँ पर पढ़ना होता है। तो बेसिकली तय की गई दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो इसको हम लोग एस से सूचित करते हैं यहाँ पर। और ये होता क्या है? तो ये कहता है कि मान के चलिए कोई पथ है, तो जिस पथ पे अगर कोई वस्तु चलता है तो उस पथ की जो पूरी लंबाई होगी ना, वही हमारी तय की गई दूरी होगी। जैसे कि आप इसको यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि एक रास्ता है, ये पॉइंट ए है और हम ये मानते हैं कि ये है पॉइंट बी, और ये कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके मान लो यहाँ पे आया है, ये मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, इस तरह चल कर आया, गति किया है यहाँ पे। तो यहाँ पर जिन रास्तों पर, जिस रास्ते पर वस्तु चल रहा है, उस रास्ते की जो पूरी लंबाई होगी वही हमारा तय की गई दूरी होगा। तो सिंपल बोल सकते हैं कुल पथ की लंबाई, चली गई कुल पथ की लंबाई जो होती है वही हमारा कहलाता है तय की गई दूरी। ये पूरा का पूरा यहाँ पर है। अब चाहे जितना आप चल लो, कई तरीके से आप जा सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी हम जा सकते हैं, यहाँ पर हमारी मर्जी है, हम ऐसे भी इस पे जा सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट तरीके हैं जाने के लिए। कोई किसी को इस तरीके से नहीं है जी कि आप ऐसे ही जा सकते हैं। ए और बी के बीच में आपकी मर्जी है, जिसमें ये हो गया प्रारंभिक स्थिति। ये कैसी स्थिति हो गई इसकी? ये हो गई प्रारंभिक स्थिति। और ये जो हो गया आपका, ये हो गया अंतिम स्थिति। तो बेसिकली प्रारंभिक और अंतिम के बीच चली गई, जिस रास्ते पे हम चलेंगे उसके रास्ते की कुल लंबाई मेजर कर लीजिए, वही आपका हो गया तय की गई दूरी। अब इतनी क्लियरिटी आ गई तो आपको समझ में आ गया होगा कि तय की गई दूरी के लिए कोई दिशा निर्धारित नहीं है, मतलब आप किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, हमें केवल परिमाण चाहिए। तो आप इतना भी समझ गए होंगे कि जो तय की गई दूरी है वो सदिश होगा या अदिश होगा, मैंने आपको बताया था ना। तो ये कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है ये। और इसका मात्रक क्या रहने वाला है? तो इसका मात्रक रहने वाला है आपका मीटर, क्योंकि दूरी है तो मीटर में ही मेजरमेंट करेंगे यहाँ पर। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जो हमारा दूरी है क्या वो जीरो हो सकता है? क्या संभव है कि जीरो हो? तो जी नहीं, दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। हम एक कदम भी यहां पर आगे ऐसे बढ़ेंगे तो जो हमारा रास्ता होगा उसका कुछ ना कुछ लंबाई आ जाएगा। तो इसीलिए आप दिमाग में सेट कर लीजिए, दूरी को कभी भी हम जीरो नहीं कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। यहीं पे एक और भौतिक राशि के बारे में आपको बताता हूं, और वो है विस्थापन। इसको हम समझ लेते हैं। शानदार तरीके से क्लास होगी जितने भी होंगे, और ये तो स्टार्टिंग है केवल। विस्थापन को भी एस से ही डिनोट करते हैं यहाँ पे। और इसको कैसे हम समझते हैं, ये क्या चीज है ये? तो जैसे कि आपकी जो प्रारंभिक स्थिति थी और जो आपकी अंतिम स्थिति थी, इसमें बहुत सारे रास्ते हैं। आप इस रास्ते पर भी चल सकते हैं, आप इस रास्ते पर भी चल सकते हैं, आप इस रास्ते पर भी चल सकते हैं, या आप कोई नया रास्ता भी बना सकते हैं ए से बी पे जाने के लिए। बिल्कुल आप आज़ाद हैं जी। आपको कहीं जाना है, मान लो आपको अपने घर से मान लेते हैं कि
एग्जाम्पल है कि आपको अपने घर से मुंबई जाना है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप अपने घर से जो शॉर्टकट रास्ता वही अपनाओ। आप मान लो पहले चले जाओ, आप मध्य प्रदेश चले जाओ, आप साउथ इंडिया चले जाओ, आप कश्मीर चले जाओ, उसके बाद आप मुंबई जाओ। किसने आपको मना किया जाने के लिए? तो सिंपल सी बात यह है कि जब हमारे पास कोई दिशा निर्धारित नहीं है, कुछ इस तरह का कोई भी ऐसा मतलब शर्त नहीं है कि हमें किसी एक रास्ते पर ही चलना है, तो हम दूरी में आ जाएंगे। लेकिन विस्थापन कहता है कि सबसे न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। आपके प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी। तो सबसे न्यूनतम दूरी कैसे संभव है? आप अपने स्कूल के बारे में सोचो, जहां भी आपने पढ़ा होगा, आपका स्कूल होगा। तो सोचो कि जब आप अपने घर से निकलते हो और स्कूल जाते हो, तो गलियों से होकर, सड़कों से होकर, टेढ़े मेढ़े रास्ते से आप जाते हो। लेकिन आप अगर ऐसा सोचो कि अपने घर की छत से और स्कूल के छत पे सीधा जाना हो, एकदम से, मान लो कोई हेलीकॉप्टर से जाना हो, पैराशूट से जाना हो, समथिंग कुछ भी आपको जाना हो, सीधा जाना हो, तो आप क्या करेंगे? आपने ये घर हो गया, ये स्कूल हो गया, सीधा लाइन बनाएंगे और सीधा वहां पर पहुंचेंगे। यही तो शॉर्टकट होता है। तो इस ए और बी के बीच में जो सबसे शॉर्टकट रास्ता होगा वो यही होगा कि ए और बी के बीच में एक सीधा लाइन ड्रॉ किया जाए और उसी लाइन पे हम चलते जाएं, और वही हमारा होगा सबसे शॉर्टकट। यानी कि ए और बी के बीच में ये सबसे शॉर्टकट होगा। ये तो फिर भी थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इस तरीके से। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है यहाँ पे, और यही विस्थापन होता है। इसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं यहाँ पे। क्योंकि जो विस्थापन होता है सबसे न्यूनतम दूरी होता है। तो कैसे परिभाषित करते हैं? तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच एक सीधी रेखा की जो लंबाई होती है वही विस्थापन होता है। तो आप इसको कई तरीके से बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच सीधी रेखा की लंबाई। अगर इसकी लंबाई निकालेंगे तो वही आएगा जो विस्थापन, या इसको हम कह सकते हैं कि न्यूनतम दूरी को भी हम विस्थापन के टर्म्स में बोलते हैं यहाँ पे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि विस्थापन जो होता है सबसे न्यूनतम दूरी में आता है। मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, एक स्टोरी बताऊंगा, तो वो सब कुछ बताऊंगा जिससे कि आज आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। बेसिक में कहीं भटकोगे नहीं, मजा आएगा आपको पढ़ने में यहाँ पे। तो यहाँ विस्थापन का बता रहे हैं। सेम विस्थापन कैसी राशि होगी यहाँ पर? अब देखो, जब हम जाते हैं तो अब यहाँ पर एक दिशा हो गया, मतलब अब एक फिक्स हो गया ना, आप इस रास्ते पर नहीं जा सकते, इस पर नहीं जा सकते, इस पर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो अपना विस्थापन है वो कैसी राशि है यहाँ पर? तो एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है यहाँ पे? तो जी एक सदिश राशि है। मैं यहीं पर लिख देता हूं। और हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? इसका मात्रक कैसा है? तो जी मात्रक तो मीटर ही होगा। मात्रक का क्या है? मात्रक तो मीटर ही होगा ना यहाँ पे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? क्या विस्थापन जीरो हो सकता है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं विस्थापन, और आप मुझे बताइए कि क्या ये शून्य होगा। सोचिए, सिंपल सी बात है। ये कह रहा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी रेखा को। अब मैं ये मान के अगर चलूं, सोचना जरा इस बात को। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये हमारा पॉइंट ए है, और ये घूम फिर के मान लो यहां पे आ गया, और ये पॉइंट बी है, तो भाई मेरे इसके बीच का तो डिस्टेंस अब इतना ही रह गया ना। बोलो। अब मैं बोलूं कि ये पॉइंट ए है और घूम फिर के इसी पे आ जाए, यही ए है और यही बी है, तो इस स्थिति में जब हमारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही बिंदु हो जाए, तो क्या इसके बीच में कोई दूरी होगी? नहीं होगी ना। इसका मतलब है कि हमारा विस्थापन शून्य हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जहां दूरी शून्य नहीं हो सकता लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। ये चीजें इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि जब हम आएंगे आगे चाल में, वेग में, तो वहां पर भी इन्हीं के आधार पे हम बता पाएंगे कि हमारा चाल शून्य हो सकता है कि नहीं, हमारा वेग शून्य हो सकता है कि नहीं। तो आपका जो दूरी है उस पर अगर हम बात करेंगे तो हमारा चाल बताएगा, और आपका जो विस्थापन है इस पर अगर हम बात करेंगे तो हमें वेग बताएगा। कैसे सर? आइए आपको यहां पर समझाते हैं, समझिएगा इसको। जैसे एक तरफ मैं लिखता हूं चाल, जिसको आपने सुना होगा स्पीड कहते हैं, और एक तरफ मैं लिखता हूं वेग, जिसको आपने सुना होगा इसको वेलोसिटी कहते हैं।
तो चाल और वेग में क्या फर्क होता है इसको क्लियरली हम समझ लेते हैं। एक लाइन सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जो चाल है अपना वो कहता है कि आपने कोई दूरी तय किया है ना, कोई भी चले आप, तो कितने समय में कितना दूरी तय किया है, कितना समय में कितना दूरी तय किया है, तो उसको हम लोग चाल कहते हैं यहाँ पर। यानी चाल बराबर होता है दूरी और नीचे होता है समय, दूरी बटे समय इसको बोलते हैं यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम इसको क्या बोलेंगे, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष दूरी दर तो छोड़ ही दो, यहां पर हम ये बोलते हैं कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूं, जहां चेंज होता है वहां परिवर्तन बताएंगे ना, वो भी आएगा, लेकिन अभी बताते हैं। प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी हम अगर बोलें कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, कि ये दूरी हो गया और नीचे क्या हो गया, समय हो गया। ठीक, अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको यहां पर समझ में आएगा कि अपना जो दूरी है उसको किसमें हम मापते हैं, मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, जबकि समय के लिए हम लोग सेकंड लेते हैं। तो हमारे चाल के लिए क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहीं पर क्लियर हो गया। यहाँ पर तो मात्रक का बड़ा खेल होता है। मात्रक अगर हमें नहीं समझ में आएगा, मात्रक अगर क्लियर नहीं होगा तो हमारे लिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको सिंबॉलिक रूप में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, तो सिंबॉलिक रूप में इसको ऐसे दिखाएंगे कि इसको V बोलेंगे यहाँ पे, और ये एस हो गया और ये टी हो गया, और ये हमारा एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो आगे से अगर आपको दिया जाए यहाँ पे, अगर आप पूछता है औसत चाल वगैरह भी आता है, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन V = S/T के जानेंगे। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ नोट कर लेते हैं। जैसे कि मान लो आपसे पूछेगा यहाँ पे कि आप बताइए चाल कैसी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो मेरे एक बात बताओ कि यहाँ पे समय जो लिखा है वो कैसी राशि है, सदिश लिखी है कि अदिश लिखी है। तो समय जो है वो अदिश है, और दूरी क्या है, ये भी अदिश है। तो नीचे वाले का तो फैक्टर ही नहीं, समय तो सब में रहेगा, लेकिन ऊपर अदिश है इसलिए ये भी अदिश होगा। भाई दूरी चल रहे हैं ना यहाँ पे, आप कैसे भी चले जाओ, कोई फिक्स ही नहीं डायरेक्शन यहाँ पे। तो ऐसे स्थिति में तो चाल का भी सेम फंडा यहाँ पर रहेगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो अपना चाल है वो एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, चाल अपना अदिश राशि है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो अपना चाल है उसका जो मात्रक होने वाला है, मात्रक होने वाला है वो कैसा होने वाला है, मीटर प्रति सेकंड होने वाला है यहाँ पे। तीसरा हमारा ये सवाल होगा कि क्या हमारा चाल शून्य हो सकता है। तो जब दूरी ही शून्य नहीं होगा तो चाल कैसे शून्य होगा। अच्छा, पीछे एक सवाल जो अक्सर बच्चों के मन में आता है या कई बार पूछ दिया जाता है अलग अलग एग्जाम्स में, कि यहाँ पर जो दूरी है और विस्थापन है, इन दोनों में कौन बड़ा होता है, बताएंगे जरा, दूरी बड़ा है या विस्थापन बड़ा, या दोनों बराबर होता है। तो देखिए ध्यान से, हम ये देख रहे हैं कि सबसे न्यूनतम दूरी है तो ऑब्वियसली बात है दूरी बड़ा होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, कलर चेंज करके दूसरे कलर में लिख देता हूं। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो दूरी होता है ना वो बड़ा होता है किससे, विस्थापन से। और अगर सीधे लाइन पे बात करें, इसी पे हम चल रहे हैं, तो बराबर हो गया, वही दूरी वही विस्थापन। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस चीज को लेकर। आगे बात करते हैं यहाँ पे सेम आगे हम तुलना करके आपको बताएंगे कि इसमें क्या होता है, वो भी आप मुझे बताना। आगे बात करते हैं वेग के बारे में। वेग क्या होता है, देखिए जब आप विस्थापन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जब आप विस्थापन की बात करेंगे, देखो बहुत बेसिक से जा रहा हूं, बहुत टाइम लग रहा है, मेहनत लग रहा है, वीडियो बनाने में 1 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, और चाहे जितना बड़ा जाए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि मेरी सोच ही यही है कि जिसको कुछ नहीं आता है उसके लिए भी भौतिकी आसान हो जाए। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इरिटेट हो रहे होंगे कि सर मुझे सब कुछ आता है फिर भी पता नहीं इतना ढीले ढीले क्यों चल रहे हैं। अभी जब क्लासेस चलेगी ना तो फिर देखना कैसे ढीले चलते हैं। स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही बैलगाड़ी की तरह चलता हूँ। स्टार्टिंग है ना, नींव मजबूत होनी चाहिए, जितना मजबूत नींव रहेगा उतनी अच्छी बिल्डिंग जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पर कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो वेग क्या कहता है, तो प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि प्रति इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ट्रेन चल रही है, ट्रेन चला मान लो कितना, तो जी ट्रेन चला मान लो
10 किलोमीटर चला कितने सेकंड में, तो मान लो कि 10 मिनट में 10 किलोमीटर चला मान लेते हैं। तो अगर दिशा नहीं बोलेगा तो वो हो गया चाल, ट्रेन की स्पीड हो गई। लेकिन पार्टिकुलर जैसे ही इसमें हम क्या जोड़ देंगे, जब इसमें दिशा जोड़ देंगे तो वही सेम चीज हमारा कैसा हो जाएगा, वेग हो जाएगा, वही अपना वेलोसिटी हो जाएगा। क्लियर ये बात? तो इसको हम बोलेंगे यहां पर प्रति इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। तो भाई एक निश्चित दिशा में एक तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अब पहले देख लो, निश्चित दूरी तो निश्चित दिशा में तो विस्थापन ही होगा ना। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इस बात को समझिए। तो अपना जो वेग रहने वाला है वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्थापन, और ये क्या हो जाएगा, समय। अब यहां भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर लेते हैं। जैसे अब यहां पर देखो, विस्थापन क्या हो गया, यहां पे मीटर हो गया, समय क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो ये जो वेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब इसको जब हम लिखेंगे, सिस्टमाइज करेंगे यहाँ पे, तो कैसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे v इज इक्वल टू एस बाई टी लिखेंगे। लेकिन ये एक सदिश राशि है। रीजन ये सदिश राशि होने का, क्या रीजन है सदिश राशि होने का, तो रीजन ये है क्योंकि विस्थापन भी कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। इसीलिए वेग भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। बोलो कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। दूसरा बात हम करें कि इसका जो मात्रक होगा, हमारा मात्रक क्या रहने वाला है, तो हमारा जो मात्रक रहने वाला है वो मीटर पर सेकंड रहने वाला है। आगे बात करेंगे जी, हमारा जो वेग है क्या वो शून्य हो सकता है, तो अगर विस्थापन शून्य हो सकता है तो वेग भी शून्य हो सकता है। अगर मैं यहाँ 0 लिख दूं तो बताओ, नीचे चाहे 1000 लिख दो, अगर आपका अंश 0 होगा और हर कुछ भी हो, हर 0 नहीं होना चाहिए, अगर अंश 0 है तो मुझे आप बताइए, अंश और हर में अंश 0 होने से पूरा भिन्न 0 होगा या नहीं होगा, होगा ना, हाँ होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसका जो वेग है वो शून्य हो सकता है, ये संभव है। ठीक, तो इतनी बातें अगर समझ में आ गई है तो मुझे एक बात बताइए, चाल बड़ा होगा या वेग बड़ा होगा? फिर से मैं एक सवाल यहां पर आपसे पूछ दिया मैंने, सोचिए सोचिए, चाल बड़ा होगा या वेग बड़ा होगा? तो जैसे वहां पर दूरी बड़ा था और विस्थापन छोटा था, और अगर सीधी रेखा में चलेंगे दोनों ही बराबर था, ठीक वैसे ही यहां भी हम कह सकते हैं कि जो अपना चाल है वो वेग से ज्यादा होगा, और अगर सीधी लाइन पे चलेंगे तो यहां पर ये बराबर भी हो सकता है, क्योंकि सीधी लाइन मतलब वही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो आपको कि आपका बैक में लेके आना चाहेंगे, आपका दूरी क्या है, आपका विस्थापन क्या है, आपका चाल क्या है, आपका वेग क्या है, तो आगे की जो सफ़र है वो हमारा और आसान हो जाएगा। और अब हमें सीखना है त्वरण के बारे में। त्वरण भी हम पढ़ते हैं, यहाँ पे मंद त्वरण भी पढ़ते हैं, त्वरण के बारे में पढ़ते हैं, इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या होता है सर, कैसे निकाला जाता है, फिर हम गति के 3 समीकरण आपको बताएंगे यहाँ पे। तो हम बोल रहे हैं त्वरण, क्या बोल रहे हैं, त्वरण बोल रहे हैं। अब त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। मैं ये इंग्लिश वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ काम है इसमें, इसलिए लिखा मैंने। आपने देखा गाड़ियों में एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेटर वर्ड आया है। अब एक्सेलरेटर वर्ड क्या करता है, जो एक्सेलरेटर होता है आपकी गाड़ी में क्या करता है, तो वो क्या करता है, आपकी गाड़ी में स्पीड बढ़ाने का काम करता है, या कई बार रोकने का भी काम करता है, उससे आप रोकते हैं। इससे हमें एक बात तो समझ में आती है कि जो अपना एक्सेलरेटर है वो ये कर रहा है कि एक समय में हमारे चाल में या वेग में परिवर्तन ला रहा है। जैसे मान लेते हैं कि मेरी जो गाड़ी है वो 30 की स्पीड से चल रही है। अब मुझे लगा कि जल्दी मुझे पहुंचना चाहिए, तो मैंने एक्सेलेरेटर दबाया और हमने देखा वहाँ पे कि अब मेरी गाड़ी का जो वहाँ पर है वो 40-50 हमने कर लिया। तो एक समय में हम देख रहे हैं वेग में परिवर्तन हो रहा है, समझ रहे हो। एक ऐसा वेग जो स्टार्टिंग का है यानी प्रारंभिक वेग हो गया, और एक वो वेग हम बोल रहे हैं जो अंतिम का हो गया है। तो दो स्थिति के बीच में बात करेंगे, जहाँ अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग की बात करेंगे, उनका परिवर्तन होगा, बीच में समय आएगा, तो वही हमारा त्वरण होता है। तो त्वरण कहता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, देख लो बार बार आ रहा है ना, परिवर्तन दर, ये सब बार बार आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसको क्या बोलते हैं, वेग में
परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अब कैसे वेग में परिवर्तन आ रहा है मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मान के चलो, हेलो, बोर हो रहे हो क्या? हैं इतनी जल्दी? सर इतना देर हो गया। अरे यार कैसे पढ़ोगे बहुत की? देखो, मान के चलते हैं ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी है, यहाँ पर यही गाड़ी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे बस ऐसे बना, ये गाड़ी यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका जो प्रारंभिक वेग है u मान लेते हैं वो 2 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे आ गया तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं s है, यहाँ जो टाइम लग रहा है मान लेते हैं t है। तो अब यहाँ पर हमें एक बात समझ में आई कि हमने अपने वेग में बढ़ोतरी की है, वेग को बढ़ाया है। मान लो पार्क में हम चल रहे थे, पीछे एक ऐसा आदमी मिल गया जिससे हमने कर्जे लिए थे, कर्जे लेने वाला है, तो हम लपक के दौड़ के भागना शुरू करेंगे, या मान लो ऑफिस के लिए देर हो रहा है तो हम लपक के जाना शुरू करेंगे। तो हमने अपने वेग में परिवर्तन किया है, तो खुद ही त्वरित हो गए हम। क्या हो गए? त्वरित हो गए हैं। समझ रहे हो वर्ड? त्वरण, त्वरित, यही सब होता है यहाँ पे। तो आप वेग को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो कितना वेग में परिवर्तन हुआ है लिखते हैं। वेग में परिवर्तन कितना का हुआ है? फार्मूला भी लेके आऊंगा मैं यहां पर। तो वेग में परिवर्तन हो गया है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। बोलो जी, क्या बोल रहे हैं? अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के बीच में काम किया जा रहा है। तो भाई आपका अंतिम वेग क्या है? v, और प्रारंभिक वेग क्या है? u। तो क्या मैं इसे डेल्टा v बोल दूं? बोलो भाई। डेल्टा मतलब परिवर्तन, v मतलब वेग, तो बोल दूं मैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब ही था फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक था ना यहाँ पे। अब समझो, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो a होता है वो वेग में परिवर्तन की दर होता है। तो ये रहा वेग में परिवर्तन, और दर के लिए ये रहा t। तो क्या बन गया? ये बन गया a इज इक्वल टू डेल्टा v बाई टी। यानी कि आप इसको ऐसे भी यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बस थोड़ा थोड़ा। बताओ इसका मात्रक क्या? मीटर पर सेकेंड। इसका मात्रक क्या? सेकेंड। तो बताओ जी इसका मात्रक क्या होगा? तो मीटर, और नीचे 2-2 सेकेंड आ जाएगा ना, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। ये कैसी राशि है? तो ये एक सदिश राशि है। इतनी बातें ध्यान है आप लोगों को? ये एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। आगे बात करेंगे इसका मात्रक क्या होगा बच्चों? तो इसका मात्रक होने वाला है सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बात करेंगे जी, क्या त्वरण शून्य हो सकता है? तो जी हाँ, त्वरण शून्य हो सकता है, क्योंकि वेग भी शून्य हो सकता है। मान के चलिए कि एक गाड़ी हम चलाते हैं और वो गाड़ी चल रही है यहाँ पर 2 के स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड देखते हैं। मतलब आपने देखा आपने कि गाड़ी के स्पीड में या उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जब हम एक ही चीज को माइनस करेंगे सेम चीज से तो 0 ही आएगा यहाँ पर। तो हमारा जो त्वरण है देखिए, वो शून्य भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होगा ही होगा, और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो सकता है? जब हम ब्रेक लगाते हैं, मान लो हमने ब्रेक लगाया, तो अब हम चल रहे थे मान लो 5 की स्पीड से, और ब्रेक लगा के हमने 0 पे ले आए, तो आपने क्या किया? 0 माइनस 5 है ना, आपने अंतिम को कम कर दिया। और जब हम नेगेटिव त्वरण की बात करेंगे तो इसको हम मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। मंदन के नाम से जानते हैं, मंदन, याद रहेगा नेगेटिव त्वरण को। इसमें क्या होगा कि आपका जो, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, एग्जाम्पल भी दे देता हूं। मान लो मंदन के केस में यहाँ पर आप चल रहे थे, यहाँ पर मान लो आपका u है 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर जो है आपने v कर दिया मान लो 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या कर दिया? कम कर दिया ना यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ डेल्टा v निकालोगे तो नेगेटिव ही तो आएगा, क्योंकि आप क्या करोगे?
1 -5 करोगे तो -4 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आएगा, और जब टाइम से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ब्रेक वगैरह लगाते हैं तो मंदन होता है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें देखो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया, यहाँ पर सारी चीजें हमने आपको बता दिया है, समझा दिया है। अब बारी है आपके गति के समीकरण की। गति का समीकरण क्या कहता है? तो गति के 3 समीकरण होते हैं जो आपको यहाँ पे जानना चाहिए। क्या क्या गति के 3 समीकरण होते हैं जी? आइए देखते हैं यहाँ पे। तो न्यूटन नहीं, गति के समीकरण, गति के समीकरण बोलते हैं इसको। 3 होता है। सबसे जो पहला आपको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा जो यहां पर आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो आपको यहां पर पढ़ना है वो आपको पढ़ना है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपको पढ़ना है। ये 3 समीकरणों का पूरा निचोड़ है। इन 3 समीकरणों का जो इस आपका इस्तेमाल है वो आपको आना चाहिए। कैसे कैसे क्या है क्या नहीं है वो हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। इसमें जो आपका v है, जहां नीचे लिख देता हूं मैं, v जो है वो अंतिम वेग है, समझिए इस बात को। v कैसा है? अंतिम वेग है। u कैसा है? प्रारंभिक वेग है। और यहां पर देखिए a क्या है? अपना त्वरण है। एस क्या है? आप दूरी कहो, विस्थापन कहो, एक ही बात है, क्योंकि हम बात करेंगे सीधी रेखा की, एक रेखीय गति की बात करेंगे, एक लाइन में बात करेंगे। और टी अपना समय हो गया। अब इसमें जो है अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इनमें से कौन सा गति का समीकरण लगेगा, और उस पर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, उदाहरण देना चाहूंगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक गाड़ी है, यहाँ पे, और गाड़ी का आप ये समझिए कि यहाँ ये चल रहा है u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ v चल रहा है, यहाँ पर v इज इक्वल टू मान लो चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टाइमिंग है, मान लेते हैं जो टाइम लग रहा है वो 10 सेकंड का लग रहा है। तो आपसे पूछ रहा है त्वरण बताइए, त्वरण कितना होगा। तो जो जो चीजें दी जाएगी ना, सबसे पहले उसको लिख लेंगे, फिर हम यहां मिलाने की कोशिश करेंगे हमारे पास जितनी राशियां हैं वो सबसे ज्यादा किस समीकरण से मैच कर रहा है, और फिर वही समीकरण लगा के हम उसमें निकाल लेंगे। तो क्या क्या दिया गया है हमारा, इसको सॉल्यूशन निकाल लेते हैं यहां पे। तो जी हमारा यहां पर दिया है, क्या क्या दिया है देखो, यहां पर प्रारंभिक वेग दिया है, वो कितना दिया है u 2 मीटर पर सेकेंड, और अपना अंतिम वेग दिया है यहाँ पे कितना दिया है v, वो दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। समय यहां पर दे दिया गया है t कितना दे दिया गया है 10 सेकेंड, और त्वरण यहां पूछा जा रहा है ना, त्वरण पूछा जा रहा है, यानी ए यहाँ पर पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि अब देखो u v t का सही कॉम्बिनेशन पहले वाले से चल रहा है, तो इसको हम पहले वाले से निकाल लेंगे। किसी से निकल जाएगा हमारा, तो हम लिखेंगे गति के पहले नियम से, गति के प्रथम समीकरण से, नियम नहीं समीकरण, प्रथम। तो गति के प्रथम समीकरण से हम निकालें तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। और v कितना है हमारा, तो v है 5 मीटर पर सेकेंड, u कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, और t कितना दे रखा है 10 सेकेंड। अब ऊपर कितना आ गया 3, और नीचे क्या आ गया 10, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारा सही आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हम पहुंच गए अपने आंसर तक। तो हमने निकाल दिया कि जी ये हमारा त्वरण होगा। तो ऐसे करके निकालते, मान लो कहीं पर हमें दूरी निकालना हो, अब इसी में हमें दूरी निकालना हो तो क्या हम नहीं निकाल सकते हैं, समय हमें मालूम है, u मालूम है, t भी हमें पता चल गया है, तो एक फॉर्मूला लगाइए एस का, ये निकल जाएगा आपका, सीधी सी बात है। तो यही इसका यूज है, इसको रट लेना है, अच्छे से आपको पढ़ लेना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। बहुत दिमाग जो है ना एकदम बंद हो गया था। कई बच्चे ना जो सालों से नहीं पढ़ रहे थे
और उनका बिल अचानक से एकदम आया, ध्यान से देखा, अरे यार फिर ये चीज़ें आ गई। तो देखो स्टोरी सुनाते हैं आपको, उस स्टोरी पे और आपका क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पर, समझिएगा। उसके बाद हम बाइंड अप ही कर देंगे, यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। 1.5 घंटे के आसपास का लेक्चर जाएगा, लेकिन मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, पूरा नॉलेज आ जाएगा। जितने चैप्टर पढ़ोगे खुश हो जाओगे, कहोगे सर दिल गार्डन गार्डन हो गया एकदम से, है ना। चलो आओ, तो देखो यहाँ पर जो है हम यहाँ बात करते हैं, स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी का बैकग्राउंड ऐसा है कि स्टोरी जो गाँव है उसका गाँव है मोसनपुर। ऐसा नाम है मोसनपुर, मतलब गतिपुर, मोसनपुर कर लो या गतिपुर कह लो, ये गांव का नाम है, ये गांव है। इस गांव में हम बात करेंगे 2 परिवार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम 2 परिवारों की बात करेंगे यहाँ पे, और उन दोनों परिवारों से आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगले 2 से 5 मिनट में अपनी सीट की सीट की जो पेटी है बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले एक स्टोरी। तो सबसे पहले हम लेके आएंगे एक यहाँ पर एक ऐसे शख्सियत से मिलवाना चाहेंगे, एक ऐसे शख्सियत से मिलवाना चाहेंगे जिसका नाम है मिस्टर दारा सिंह। मिस्टर दारा सिंह, या इसको कहें, इसको दूरी सिंह भी कहते हैं। इनका नाम तो दूरी सिंह ही था, लेकिन इसको दारा सिंह बोलते थे यहाँ पर। और एक दूसरे व्यक्ति से हम मिलवाना चाहेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम है मिस्टर विस्थापन सिंह। क्या नाम है? विस्थापित होते रहते हैं, मतलब काम के सिलसिले में कभी दिल्ली काम करते हैं, कभी मुंबई काम करते हैं, शिफ्ट होते रहता है, अलग अलग जाते रहते हैं। लेकिन ये दारा सिंह है, बहुत खूंखार आदमी है, बहुत ये दबंग टाइप का आदमी है दारा सिंह एकदम से। आप देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे। तो दारा सिंह की कहानी कैसी है? तो दारा सिंह की कहानी ऐसी, कभी जीरो होते ही नहीं है, और इनके कमाने का जरिया बहुत सारा, किसी भी जरिए से कमा लेते हैं, है ना। जहां से मन करता है वहां से कमाई कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनके अगर हम बात करें इनके बारे में, तो कमाई के बहुत रास्ते हैं, कमाई के बहुत रास्ते हैं। गलत आदमी कुछ भी कर लेता है। दूसरा, ये कभी शून्य नहीं होते हैं, कभी जीरो नहीं होते हैं, क्योंकि कमाई का रास्ता है इतना पर, ठीक है। लेकिन विस्थापन सिंह बड़े ईमानदार व्यक्ति, थोड़ा बेईमान टाइप का है। ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा बेईमान है, याद रखिएगा, ये बेईमान व्यक्ति है। और बेईमान व्यक्ति का आप नेचर जानते हैं कि वो कैसे भी कर लेगा, लेकिन थोड़े ये ईमानदार व्यक्ति टाइप के आ जाते हैं। ये जो थोड़े हैं ये ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, ईमानदारी से ज़िंदगी जीते हैं जी। इनको लगता है कि ईमानदारी से ज़िंदगी जीना चाहिए, ऐसे करके जो है ना, लूट खपेट और बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर। ईमानदार है यहाँ पर। तो ये जो है, इनका कमाई का बस एक रास्ता है, कमाई का बस एक रास्ता है। कितना रास्ता है? कमाई का केवल और केवल एक रास्ता, इससे ज्यादा है इनके पास, ठीक है। आगे यहां पर हम बात करेंगे, आगे देखिए कि अब ये जीरो नहीं होते हैं, लेकिन बेचारे ईमानदार हैं। तो कई बार होता है कि बिजनेस ऊपर नीचे हो गया, काम में सैलरी या काम छूट गया, तो ये जीरो हो सकते हैं, तो ये जीरो हो जाते हैं। जब भी होता है यहाँ पर, ईमानदार व्यक्ति का यही होता है ना, ये जीरो हो जाते हैं यहाँ पे। चलिए, तो अब क्या हुआ, इनकी शादियां हुई, दोनों की शादियां हुई। एक ही गांव के 2 व्यक्ति, दोनों के अलग अलग विचार, दोनों के अलग अलग तरीके, जिंदगी जीने का तरीका, कमाने का तरीका सब अलग अलग है। इन दोनों की शादियां होती है, शादी में फिर इनका बच्चा होता है और इनका बच्चा होता है। चलिए अब आपको मिलाते हैं इनके बेटों से। इनका जो बेटा होता है, तो दारा सिंह कहते हैं कि मेरा जो बेटा है ना, मुझसे भी बड़ा चालबाज होगा। इसका नाम रखते हैं मिस्टर चालबाज, है ना, मिस्टर चालबाज, मिस्टर चाल। ऑब्वियसली बाप की तरह ये भी बेईमान निकलता है, वही सीखता जो बाप करेगा वही तो बेटा सीखे, ये भी बेईमान होता है। दूसरी तरफ में हम बात करते हैं मिस्टर विस्थापन सिंह की बात करेंगे यहाँ पे। ये कहते हैं कि नहीं, मेरा बेटा शौर्य होगा, मेरा बेटा ईमानदार होगा, और इसका नाम रखते हैं मिस्टर वेग। मिस्टर वेग सिंह इनका नाम होता है यहाँ पर, यहाँ सिंह जोड़ दो, मिस्टर वेग सिंह इनका नाम है यहाँ पे। ये वेग है एकदम से, है ना, विवेक बुद्धि अच्छा है, बढ़िया है, रहेंगे यहाँ पे। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर इनके पिता बेईमान थे, बेटा भी बेईमान है, तो यहाँ पर इनके भी कमाई के बहुत रास्ते हैं, कमाई के बहुत रास्ते हैं। दूसरा, ये कभी भी जीरो नहीं होते हैं, कभी भी जीरो नहीं होते हैं, समझ रहे हो बात? तो और आगे हम बात करेंगे। अब बोला जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो भी इनकी, जिनके पिता की प्रॉपर्टी थी, इन्हीं को मिलेगी। तो जो भी इनके पिता की प्रॉपर्टी थी,
जो भी पिता की प्रॉपर्टी थी, और पूरे जीवन में जितना समय दिया उन्होंने, वो सब के सब किसको मिल गया? वो सब के सब मिल गया इनके बेटे चाल को। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन गया? चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। यहां आइए बात करते हैं यहाँ पे। अब ये भी ईमानदार व्यक्ति है, यानी कमाई का एक रास्ता है। एक रास्ता मतलब सदिश राशि, समझ रहे हो ना? दूसरा, ये जीरो हो सकते हैं। सेम यहां पर भी बताना चाहेंगे हम आपको कि अब यहां बताएंगे जो भी संपत्ति होगी इनके पिता की, जो भी संपत्ति होगी पूरे जीवन में जितना समय दिया उन्होंने, कमाया है, वो सब के सब किसको मिलेगा? इनके पुत्र वेग को मिलेगा। तो यहाँ भी एक फॉर्मूला आपका बनकर तैयार हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कैसे बाप बेटे की जोड़ी चल रही है, और इस कहानी के जरिए हमें समझ में आ रहा है कि जैसे कमाई के बहुत रास्ते मतलब अदिश राशि, कमाई का एक रास्ता मतलब सदिश राशि। ये जीरो हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली दूरी ही ज्यादा होगा इससे विस्थापन से, है ना? अगर ये ईमानदारी पे आ जाए तब दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये चीजें चल रही है। लेकिन वही कहते हैं ना कि कर्मों का जो फल होता है वो हमेशा व्यक्ति को पीछा नहीं छोड़ता है, उसको जरूर मिलता है। अब क्या हुआ? सरकार बदली, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, तो मिस्टर चाल जेल चले गए। क्योंकि ये ईमानदार थे तो ये भाई अपनी जिंदगी जी रहे थे, भले कम कमा रहे थे पर जिंदगी तो अच्छा जी रहे थे। तो ये जेल चले गए, उम्र कैद हो गई इनकी। अब आगे थोड़ी इनको शादी ब्याह होगा, इनका वंश ही खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये बड़े अच्छे से ज़िंदगी जी रहे थे, ईमानदार व्यक्ति थे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो वेग था वो ईमानदारी से चलते इनकी शादी होती है, और इनका भी एक पुत्र होता है ना? इनका एक पुत्र होता है, और वो और तेज होता है, बहुत ही फास्ट काम करता है वो, और उसका नाम होता है मिस्टर त्वरण, मिस्टर त्वरण सिंह। ये इनके पुत्र हैं ये। अब सेम हम कह सकते हैं कमाई का एक ही रास्ता, अपने बाप दादा की तरह। कमाई का एक रास्ता, ठीक है। दूसरा हम बोलेंगे यहां पे ये जीरो हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि भाई पूरे जीवन भर में वेग शून्य जितना भी परिवर्तन आया, जितना कमाई ऊंच नीच हुआ, जितना भी कमाया, जितना भी समय दिया उन्होंने, है ना, जितना भी समय दिया, जितना भी समय दिया, किसको मिल जाएगा? त्वरण को मिल जाएगा। और ये फार्मूला बन गया ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई टी। तो देखो इस कहानी के जरिए हमने पूरा का पूरा यहाँ पर निचोड़ कर दिया, आपको सारी चीजें आपको समझा दिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बस दो चीज़ें और रह गई है जो पढ़ाते पढ़ाते अब आगे बता देंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि आज का सेशन इतना काफ़ी है जिसमें हमने एक एक चीज़ आपको क्लियरली समझाया बताया है। बाकी मैं थोड़ा सा एक ग्राफ के बारे में समझा देता हूँ। ग्राफ कैसे बनता है यहाँ पे देखिए। ग्राफ में दो वर्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है जब ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें एक बोला जाता है ग्राफ की ढाल और ग्राफ का क्षेत्रफल, ऐसा बोला जाता है। ग्राफ, ग्राफ में दो चीजें बोली जाती है, एक ग्राफ का ढाल, ग्राफ की ढाल, और ग्राफ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ग्राफ के ढाल की हम बात करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि जो ग्राफ का ढाल होगा मतलब भागेगा, ढाल मतलब भाग जाता है, साइकिल जाते भाग जाता है, तो यहाँ पर भाग देंगे, ये ट्रिक याद रखिएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ग्राफ का ढाल कैसे निकालेंगे, तो जैसे मान लो यहाँ पर बना के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो ये ग्राफ लेते हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ हमने लिया। अब इस ग्राफ में मान लो हम ऐसा निकालते हैं कि ये दूरी है और ये समय है, और यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। लेट मी सपोज कि ऐसा कर लेते हैं। तो बोलेंगे ग्राफ के दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या बताएगा। ठीक है, यहाँ मान लो पूछा कि दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या बताएगा, तो डिवाइड करो, दूरी को ऊपर रखो और समय को नीचे रखो, और इसको हम क्या कहते हैं आप जानते हैं? चाल कहते हैं। तो सिंपल सी हो गया, दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल बताएगा। मैं आपको केवल ऐसे समझा रहा हूँ, बाकी डिटेलिंग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम भाग करेंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे। अब मान लो एक और ग्राफ लेते हैं यहाँ पे, ये एक और ग्राफ लेते हैं। लो जी, एक ग्राफ हम ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो ये चाल ले लिया, नीचे हमेशा समय रहेगा आपको, और ये हमने समय ले लिया। अब यहाँ पर हमने ग्राफ डिजाइन बना दिया, यहाँ पे मान लो ऐसा बना, तो हमने कहा ना गुना करना होगा। तो मान लो यहाँ पूछ दिया कि चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल,
चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल, तो हमने कहा था ना गुना कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। अब बताइए चाल गुना समय क्या कहलाता है, चाल समय को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, दूरी मिलेगा, तो ये दूरी मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, ये जो एरिया निकालेंगे इसका, तो ऐसे करके निकालते हैं। अलग अलग आप ट्राई कर सकते हैं, जिसका भी बदलते रहेगा, जितना भी भाग का है वो भाग का जाएगा, ढाल का जाएगा। तो यही कुछ था जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक के सफ़र में आप काफ़ी इंजॉय किए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही ये लाइव क्लास जो है आगे कंटिन्यूटी में बढ़ता जाएगा और आपके एंड ऑफ सिलेबस तक पहुँचेंगे, एक एक टर्म्स को प्योर हिंदी मीडियम में क्लियर करेंगे ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। अब वो पहले वाली बात नहीं चलेगी कि भाई इंग्लिश मीडियम में है तो हिंदी मीडियम वाला जाओ पढ़ लो कर लो, नहीं, कंप्लीटली हम बात करेंगे और आपको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं बाइंड अप करता हूं। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा ताकि अगले क्लास में आपको चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर रहे, ज़्यादा समझ में आए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।